वेलकम बैक डियर लर्नर्स। आप सभी का मैं इस व्याख्यान के सेकंड पार्ट में स्वागत करती हूँ। लर्नर्स, फर्स्ट पार्ट में हमने जाना कि न्यूक्लियोफिलिसिटी या अम्लता और बेसिसिटी या क्षारकता हम किन्हें कहते हैं, किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। लर्नर्स, इस लेक्चर के इस पार्ट में हम एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स को किस प्रकार की स्पीशीज होती हैं और अदर फैक्टर्स जो न्यूक्लियोफिलिसिटी को अफेक्ट करते हैं और इसके साथ साथ लिविंग ग्रुप्स क्या होते हैं, उस विषय पर हम चर्चा करेंगे। सो लर्नर्स, व्हाट आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स किस प्रकार की स्पीशीज होती हैं? सो लर्नर्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक ही समूह में जब दो न्यूक्लियोफिलिक साइट होती है, उन सभी स्पीशीज को हम कहते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। सो टू न्यूक्लियोफिलिक साइट इन वन ग्रुप। दिस इज एग्जाम्पल, आप स्क्रीन पर देखिए। इस एग्जाम्पल में, इस उदाहरण में आप देखिए साइनाइड आयन। साइनाइड आयन एक ही ग्रुप है, एक ही समूह है, लेकिन यहाँ दो सेंटर है, दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है एंड यहाँ एक कार्बन है और एक नाइट्रोजन है। सो कार्बन और नाइट्रोजन यहाँ दो साइड एक्ट एज अ न्यूक्लियोफिलिक एसिड। सो लर्नर, साइनाइड आयन में आप देख रहे हैं कि एटम्स आर डिफरेंट। सो आप हमेशा याद रखिएगा एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स में व्हेन द एटम और स्पीशीज हैविंग टू डिफरेंट न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। सो आई एम सेइंग न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, इसका अर्थ है कि वह सेंटर इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होना चाहिए, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। सो वह सेंटर इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होना चाहिए। और वेरी इंपॉर्टेंट, जो दोनों सेंटर्स हैं, द एटम मस्ट बी डिफरेंट। दोनों एटम के जो दोनों उस समूह के जो दोनों एटम्स हैं, वह दोनों डिफरेंट एटम्स होने चाहिए। साइनाइड आयन में देखिए, एक कार्बन है एंड एक नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो यह नाइट्रोजन भी न्यूक्लियोफिलिक साइट के प्रोवाइड करेगा। और कार्बन इज इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, दिस इज ऑल्सो एक्ट एज अ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। सो लर्नर्स, अनदर एग्जाम्पल यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, नाइट्रेट आयन। सो दिस इज वन सिंगल ग्रुप, एक ही समूह है, एक ही ग्रुप है, लेकिन यहाँ दो न्यूक्लियोफिलिक साइट है और दो डिफरेंट एटम है। सो एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, सो वह इजीली इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। इसी प्रकार ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। सो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफिलिक साइट। सो इस प्रकार के सभी समूह को जहां दो न्यूक्लियोफिलिक साइट होती है, हम एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स बोलते हैं। सल्फाइड, बाइसल्फाइड आयन। बाइसल्फाइड आयन में आप देखिए सल्फर हैविंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इसके साथ ही ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है। सो यहाँ देखा हमने, एक ही समूह है लेकिन दो न्यूक्लियोफिलिक साइट है और दो डिफरेंट एटम है। सो हमेशा याद रखिएगा, एक ही समूह दो अलग अलग एटम्स पर न्यूक्लियोफिलिक साइट जो प्रोवाइड करता है, उन्हें हम एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। इनोलेट आयन में आप देखिए लर्नर्स, दिस इज डिफरेंट टाइप ऑफ एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। आप देखिए, जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने इनोलेट आयन का बनाया लर्नर्स, व्हाट आर इनोलेट्स आयन? आपने एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा होगा। एल्डोल कंडेंसेशन टेक्स प्लेस बिटवीन द एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, और उसमें एक एल्डिहाइड्स के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो अल्फा हाइड्रोजन के एब्स्ट्रैक्शन के बाद जो स्पीशीज बचती है, उसे हम इनोलेट आयन कहते हैं। तो इनोलेट आयन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं दो न्यूक्लियोफिलिक साइट है, राइट। सो एक कार्बन और कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड ऑल्सो कैन प्रोवाइड द इलेक्ट्रॉन्स, एक्ट एज ए इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। इसी प्रकार ऑक्सीजन इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। सो इनोलेट आयन को भी हम एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कह सकते हैं। सो लर्नर्स, question can be asked, how will you find out
द न्यूक्लियोफाइल्स और इलेक्ट्रोफाइल्स, आप इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स को बताइए। सो यह है कुछ एग्जाम्पल्स जिसमें हमने बताया कि इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स किस प्रकार से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लर्नर्स, आयोडाइट आयन, व्हाई आयोडाइट इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल्स, व्हाट इज द रीजन? हमने आपको बताया था व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, लार्ज एटॉमिक रेडियाई होती है, जो एटम है उसके और बाहरी कक्षक के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के बीच में देयर इज अ डिस्टेंस, उसके कारण उसकी जो एटॉमिक रेडियाई बढ़ती है, और एटॉमिक रेडियाई बढ़ने के कारण जो न्यूक्लियस है, एटम का न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की दूरी बढ़ने के कारण वह आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को दे सकता है किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को, इसलिए वह उस स्पीशीज को हम कह सकते हैं वह एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, दैट इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल। सो जितने भी स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं कैन प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली। सो यहाँ आयोडाइट आयन इज अ गुड इलेक्ट्रोफाइल बिकॉज इट कैन प्रोवाइड, इट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर easily to any electron deficient species। तो अभी हमने देखा types of ambident nucleophiles। Learners, यह example, same example we are looking here, another example thiocyanate ion। So यह example भी एक ambident nucleophiles का है। Learners, we are looking here, जैसे ही हमने इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, वी आर गेटिंग हियर टू न्यूक्लियोफिलिक साइट, वन इज नाइट्रोजन, अनदर इज सल्फर। सो यहाँ नाइट्रोजन और सल्फर दो अलग प्रकार के एटम है, दो अलग प्रकार के अणु है और दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। सो इसका अर्थ है थायोसाइनेट ग्रुप और समूह भी एक्ट कर सकता है एक न्यूक्लियोफाइल, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल जैसा। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, एमाइड आयन। एमाइड आयन में आप देखिए डीलोकलाइजेशन या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण कार्बोनाइल ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन, जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स का मूव होना टुवर्ड्स ऑक्सीजन की तरफ, और नाइट्रोजन इज इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन पेयर का शिफ्ट होना कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड की टुवर्ड्स दैट साइड। सो वी आर गेटिंग हियर अनदर ambident species where nitrogen and oxygen both are nucleophilic sites। Learners, यहाँ आप देखिए phenoxide ion, when we make the resonating structure, अगर हम phenoxide ion का resonating structure बनाते हैं learners, again we are getting two nucleophilic, we are getting here two nucleophilic center। पहले आपने देखा ऑक्सीजन, बट डीलोकलाइजेशन के कारण बेंजीन रिंग के अंदर एक कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच होगा और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फिनोक्साइड आयन also act as a ambident nucleophile। So there are two center, one is oxygen, another is carbon। So learners, molecular orbital interactions या homo bonding interactions किस प्रकार से होता है? So learners, as I told you, hard nucleophile हमेशा हार्ड इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट करता है, इसी प्रकार सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करता है सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल से। सो यहाँ इनोलेट आयन में ऑक्सीजन एक्ट एज ए हार्ड इलेक्ट्रोफाइल बिकॉज यहाँ जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम पर है, तो यहाँ आप देखिएगा इस ऑक्सीजन पर हार्ड इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक देयर। So this is the orbital representation takes place between hard nucleophile and hard soft electrophiles। So हमेशा याद रखिएगा जो मॉलिक्यूल में न्यूक्लियोफिलिक सेंटर अगर हार्ड न्यूक्लियोफाइल की तरह है तो उस पर हार्ड इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक करेगा, लेकिन सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल्स है तो उस पर सॉफ्ट nucleophile ही अटैक करेगा। So this is a very important example। Learners, now we will see here nucleophilicity in polar protic solvent and polar aprotic solvents। So learners, as I told you,
fluoride ion is a very poor nucleophile. What is the reason? जब हम फ्लोराइड आयन को किसी प्रोटिक सॉल्वेंट में, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डिसॉल्व करते हैं, हम देखेंगे किस प्रकार से न्यूक्लियोफिलिसिटी प्रभावित होती है, किस प्रकार से वह प्रभावित करता है न्यूक्लियोफिलिसिटी को. लर्नर्स, H2O, ROH, RNH2, R2NH, यह सभी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, बिकॉज द पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आर द सॉल्वेंट्स विच प्रोवाइड द प्रोटोन, राइट. उन सभी सॉल्वेंट्स को जो प्रोटोन प्रोवाइड कर सकते हैं हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कह सकते हैं. तो यहाँ जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है सॉल्वेशन प्रोसेस को वीक करता है. सॉल्वेशन वीकेंस द न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट अवेलेबल. बिकॉज फ्लोरीन का जो आकार है बहुत छोटा आकार है, राइट. वहाँ जब किसी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में हम डिसॉल्व करेंगे, यहाँ जो it makes a hydrogen bonding with that polar protic solvent. इसका अर्थ है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है that will not be available for donation. That's why fluorine is a very bad nucleophile. This is the reason कि फ्लोरीन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में एक बहुत बैड न्यूक्लियोफाइल जैसे बिहेव करता है. लर्नर्स, जिस एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी उसकी सॉल्वोलिसिस ज़्यादा होगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी उसकी बहुत कम होगी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स. यहाँ हमने फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड न्यूक्लियोफिलिसिटी को डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने दिखाया है. सिमिलरली लर्नर्स, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स, अमोनिया, फॉस्फीन, ASH3, SbH3 इनके हाइड्राइड्स हैं. यहाँ न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेज होगी लेकिन बेसिसिटी डिक्रीजेज होगी, क्योंकि जब हम ऊपर से नीचे पीरियोडिक टेबल में जाते हैं एटम का जो साइज है वो बढ़ता जाता है. तो एटम का साइज बढ़ने के कारण द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस, जो एटॉमिक रेडियाई है वो बढ़ेगी और द इलेक्ट्रॉन्स पेयर they can donate electron pair easily. Learners, what is the effect in polar aprotic solvents? Learner, what are the polar aprotic solvents? वह सभी सॉल्वेंट जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकते या हाइड्रोजन को प्रोवाइड नहीं कर सकते, उन सभी सॉल्वेंट को हम बोलते हैं पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट. जितने भी आप ये एग्जांपल देख रहे हैं, एसीटोन, डाइमिथाइल सल्फाइड, टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन, इसे हम THF भी कहते हैं. बहुत सारी ऑर्गेनिक सिंथेसिस में वी यूज THF, DMS इज डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड. ये सभी पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है. इसका अर्थ है कि यहाँ पोलैरिटी तो है लेकिन दे कैन नॉट प्रोवाइड द प्रोटोन. जब हम टॉप टू बॉटम पीरियोडिक टेबल में जाते हैं, चार्ज रिपल्शन टेक्स प्लेस एंड देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इस केस में नो सॉल्वेशन इफेक्ट्स टेक्स प्लेस, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस और along with that basicity is also decreases. Polar aprotic learners remember, in polar aprotic solvent न्यूक्लियोफिलिसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द बेसिसिटी. न्यूक्लियोफिलिसिटी के साथ साथ बेसिसिटी भी डिक्रीज होती है, राइट. व्हाइल इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है लेकिन बेसिसिटी घटती है. लेकिन यहाँ इन केस ऑफ पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी बोथ डिक्रीजेस व्हेन वी मूव, जब हम मूव करते हैं टॉप टू बॉटम इन अ पीरियोडिक टेबल्स. लर्नर्स, another very important example, कोई स्पीशीज जिसके पास दो डोनर एटम्स होते हैं. दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल. लाइक हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यहाँ दो डोनर एटम है, ऑक्सीजन दो डोनर एटम है, ऑक्सीजन दो है यहाँ पर. तो वह सभी स्पीशीज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगी उन सभी स्पीशीज से जिनके पास केवल एक ही डोनर एटम होता है. हाइड्रोजन पेरोक्साइड act as a good nucleophile as compared to the water. Similarly, hydrazine NH2 यहाँ दो डोनर एटम है
यह अमोनिया से अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, क्योंकि व्हाट इज द रीजन व्हाई हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एक्ट एज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, बिकॉज यहाँ लोन पेयर रिपल्शन होने के कारण बोथ द ऑक्सीजन कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू एनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज. Another important factor, learners, which affects the basicity and nucleophilicity, that is steric hindrance factor. कोई भी न्यूक्लियोफाइल जिसके पास स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर होता है, जैसे आप देखिए यहाँ पर यहाँ एल्कोक्साइड आयन में देखिए देयर इज अ 3 एल्काइल ग्रुप. तो 3 एल्काइल ग्रुप होने के कारण यहाँ 3 एल्काइल ग्रुप से जो इंडक्टिव इफेक्ट इज ड्यू टू 3 एल्काइल ग्रुप्स. यहाँ स्टेरिक इफेक्ट इंक्रीजेस हो जैसे ही होता है वह न्यूक्लियोफिलिसिटी को डिक्रीज करेगा, बिकॉज द अप्रोच ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप they are releasing the electrons towards the oxygen atom which is electron rich oxygen. तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये बढ़ा रहे हैं, डिस्टेबलाइज कर रहे हैं उसके चार्ज को. सो स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर्स also affects the nucleophilicity. This is also very important factor. जैसे ही स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर किसी स्पीशीज में बढ़ेगा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी. सो अगर हम करते हैं यहाँ 3 एल्काइल ग्रुप है, दूसरे एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि 2 एल्काइल ग्रुप्स है, और जो इथॉक्साइड आयन है, इथॉक्साइड आयन एक्ट एज अ गुड न्यूक्लियोफाइल्स. अमीन इन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है लर्नर्स. अमीन इन्वर्जन में जो एन है, एन का एन इज इन्वर्जन ऑफ एन टेक्स प्लेस. सो यहाँ जो इन्वर्जन से पहले नाइट्रोजन के पास लोन पेयर अवेलेबल है. सो इसके कारण यहाँ जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइजेशन में यूज होते हैं. सो यहाँ कॉन्फिगरेशनल चेंजिंग होने से पहले, इन्वर्जन से पहले, दिस नाइट्रोजन एक्ट एज अ लेस न्यूक्लियोफिलिक इन कैरेक्टर और लेस न्यूक्लियोफाइल. लेकिन अमीन के इन्वर्जन के बाद जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दैट विल बी लोकलाइज्ड ऑन द नाइट्रोजन एटम. इसका अर्थ है कि वह इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल नहीं होगा डोनेशन के लिए. सो यहाँ दैट इज एक्ट एज वह इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल होगा, वह इलेक्ट्रॉन पेयर अमीन इन्वर्जन के बाद इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन का अवेलेबल होगा फॉर डोनेशन. सो यहाँ यह अमीन एक अच्छे न्यूक्लियोफाइल जैसे अटैक करेगा. लर्नर्स, नाउ व्हाट आर लीविंग ग्रुप्स. लीविंग ग्रुप्स क्या होते हैं? जब कोई रिएक्शंस होती है तो हमने देखा उस रिएक्शंस में न्यूक्लियोफाइल्स अटैक करता है, कभी इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक करता है, डिपेंडिंग अपॉन द सबस्ट्रेट कि सबस्ट्रेट क्या साइट प्रोवाइड कर रहा है. सो लर्नर्स, लिविंग ग्रुप्स वह सभी समूह या ग्रुप जो अभिक्रिया के समय, जो रिएक्शन के समय सबस्ट्रेट को छोड़कर चले जाते हैं या हम कह सकते हैं निकल जाते हैं, उन्हें हम लिविंग ग्रुप कहते हैं. एग्जाम्पल देखिए, इस एग्जाम्पल में यू आर लुकिंग ऑन योर स्क्रीन. एग्जाम्पल में जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन के ऊपर, दिस क्लोरो ग्रुप विल लीव्ड, क्लोराइड आयन विल लीव्ड. यह क्लोरो ग्रुप विल लीव्ड अलोंग विद इट्स इलेक्ट्रॉन्स. सो यहाँ इस केस में, इस एग्जाम्पल में Cl माइनस इज अ लीविंग ग्रुप. सो इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा एक लुईस बेस से. लुईस बेस आप देखिए कार्बन के साथ मिलकर यहाँ बनाया उसने, न्यूक्लियोफाइल ने बॉन्ड और डिपार्ट करा, इस स्पीशीज को पुश करा क्लोरो ग्रुप को, एंड दैट क्लोराइड लीव्ड एज फ्रॉम द रिएक्शंस एंड दैट इज अ वेरी स्टेबल. सो वह सभी ग्रुप्स जो रिएक्शन के समय अभिकारक या सबस्ट्रेट से बाहर निकल जाते हैं उन्हें हम लिविंग ग्रुप्स कहते हैं. सो लर्नर्स, जितना अच्छा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा रिएक्शन पर, वह वीकर द लिविंग ग्रुप को वीक करेगा एंड दैट ग्रुप्स लीव्स इजीली. सो बॉन्ड क्लीवेज, यहाँ पोलराइजेशन के कारण बॉन्ड क्लीवेज होता है,
हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन होता है और उसके कारण जो लिविंग ग्रुप है विद वह डिपार्ट करता है रिएक्शन से along with its electron pair and that stabilize the additional charges. It's very important. अगर जो लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है रिएक्शन के बाद और वह स्टेबलाइज नहीं है तो रिएक्शन विल नॉट टेक्स प्लेस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. सो आफ्टर departing from the substrate that living group should be stabilized. So वह living group जो चार्ज होगा उसको स्टेबलाइज करेगा. यहाँ एग्जाम्पल देखिए, इस एग्जाम्पल में नाइट्रोजन इज अ वेरी वेरी गुड लिविंग ग्रुप. सो यहाँ इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि नाइट्रोजन यहाँ लीव कर रहा है अमोनिया से और इस एनिलीन से और वी आर गेटिंग हियर अ फिनॉल. अनदर इम्पॉर्टेंट नाउ, अगर अल्कोहल रिएक्ट करता है साइनाइड से, सो व्हाट इज दिस रिएक्शन इज पॉसिबल. लर्नर्स, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमेशा याद रखिएगा. OH ग्रुप डज नॉट एक्ट एज अ लिविंग ग्रुप. अभिक्रिया यह कभी भी नहीं होगी और जो OH ग्रुप है नॉट लिविंग ग्रुप, कभी भी OH लिविंग ग्रुप जैसे बिहेव नहीं करेगा. सो ऑलवेज रिमेंबर दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल. OH विल नॉट लीव फ्रॉम द सबस्ट्रेट. सो लिविंग ग्रुप की जो कैपेसिटी है, जो रिएक्टिविटी है, उसके बेसिसिटी पर डिपेंड्स करती है. लर्नर्स, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ पीरियोडिक टेबल, हमें उसकी बेसिसिटी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है लेकिन उसकी जो बेसिसिटी है, बेसिक स्ट्रेंथ है, वो कम होती है. तो इसलिए हम कह सकते हैं जो लिविंग ग्रुप्स है वो डिपेंड करता है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ पर. एग्जाम्पल आप देखिए, HF, HCl, HBr, HI. यहाँ जो HI इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड्स while HF is a weak acid. Here increasing acidic strength में हमने दिखाया हुआ है यहाँ पर. So हमेशा जो एसिडिक स्ट्रेंथ है किसी भी मॉलिक्यूल की वो डिपेंड करती है pKa वैल्यूज पर. pKa वैल्यूज, इफ pKa वैल्यूज ऑफ दैट ग्रुप इज मोर देन 1, अगर एक से ज्यादा उसकी वैल्यू है तो एसिडिक स्ट्रेंथ उस समूह की, उस ग्रुप की कम होगी, डिक्रीज होगी. लेकिन अगर pKa वैल्यू इज लेस देन 1 तब एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी इंक्रीज होगी. सो स्ट्रॉन्गर द एसिड, वीकर द कॉन्जुगेट बेस एंड उतना ही अधिक हमें एक स्टेबल प्रोडक्ट मिलेगा और we get a good living groups. So weaker conjugate base is a poor nucleophile. So living group एक जो weaker base होते हैं वह इलेक्ट्रॉन को खोना नहीं चाहते, इसलिए वह स्टेबल हो जाते हैं रिएक्शन से निकलने के बाद. So always remember the weaker conjugate is a poor nucleophile. Learners, this is a nucleophilic reactions. So what is the reason? If we are looking the rate of this reactions, जब alkyl iodides, reactions of alkyl iodides with न्यूक्लियोफाइल OH के साथ रिएक्शन करी है. सो पहले एग्जाम्पल में आप देखिए, alkyl iodide रिएक्शन करता है अल्कोहल से, OH ग्रुप से. सो हियर रेट इज 30,000 एंड इन केस ऑफ RCH2I द रेट इज I. Why? Because I is a very good nucleophile. Very good nucleophile don't want to leave the reactions. So यहाँ जो compare है rate का, हम देख सकते हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. सो रेट में अंतर होने के कारण लिविंग ग्रुप I is a good living group और फ्लोराइड is a bad living group. सो लर्नर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, जो बेसिसिटी, जो स्ट्रेंथ है, अगर किसी समूह की कम है उसकी लिविंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होगी. सो आप हमेशा याद रखिएगा, यू शुड मेमोराइज दिस. बेसिसिटी या बेसिक स्ट्रेंथ is depends upon the living group availability is depends upon the basic strength. So जिस समूह की बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी
वह एक अच्छा लिविंग ग्रुप होगा. सो वीकर द बेसिसिटी ऑफ अ ग्रुप, द बेटर इट्स लिविंग एबिलिटी. सो दिस इज एन एग्जाम्पल वेयर वी आर लुकिंग हैलाइड एज अ गुड लिविंग ग्रुप. इस एग्जाम्पल में आप देखिए अल्कोहल से रिएक्ट करता है हैलाइड आयन, OH डिस्प्लेस नहीं होगा, we will the reaction will not takes in the forward directions. So in this reactions if we replace this OH with Cl, तो Cl can not displace OH. जो क्लोराइड आयन है वह OH को डिस्प्लेस नहीं कर सकता. सो OH in the reverse direction and Cl is a good living group. So these are the very important examples we are getting here. Good living groups over here. Another example, alkynes also here, amines we are getting here living groups. So nucleophile अभी देखिए हमने सभी examples में nucleophiles जो strong bases होते हैं act as a good nucleophiles, और उनकी जो डिस्प्लेस करने की कैपेसिटी या उनको रिएक्शन से छोड़ने की जो कैपेसिटी होती है वो गुड होती है. सो लिविंग ग्रुप्स depends upon the basicity of that molecules. So living groups are different types of living groups. So we can see here we can divide it that living groups in different categories. Excellent living groups. Excellent living groups का अर्थ है कि बहुत ही अच्छे living groups होते हैं. So HI देखिए, HI में I is a आप pK वैल्यू देखिए, pKa वैल्यू इसकी -10 है. So these are the pKa values. So all these are the excellent living groups. Good living groups. So these are the CH3OH and hydronium ion. यहाँ conjugate base बना रहे हैं. We are so these are the good living groups. Another types of living group is moderate living groups. जो moderate group बीच के group होते हैं. So these are the examples where we can say the moderate living groups. Poor living groups. Poor living groups वह सभी समूह या ग्रुप्स जो रिएक्शंस को छोड़ना नहीं चाहते हैं, जो सबस्ट्रेट को छोड़ना नहीं चाहते हैं. सो आप देखिए यहाँ H2O, OH, यहाँ हाइड्राइड आयन डजंट वांट टू लीव द रिएक्शंस. सो इनकी pK वैल्यू देखिए 15.1, 15.7. सो इन सभी की pK वैल्यू इज हायर देन 1. सो दे आर वेरी बैड लिविंग ग्रुप. सो another example here, nucleophile NH2, यहाँ हमने रिएक्शन में दिखाया है NH2 will not leave this substrate. So reaction नहीं होगी है. Learners, another categories hyper और super hyper living groups. So dinitrogen, dialkyl ether, perfluoroalkyl sulfurates, इन्हें हम ट्राइफ्लेट्स भी कहते हैं. यह सभी हाइपर और सुपर हाइपर लिविंग ग्रुप के क्विकली ये रिएक्शंस को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं. सो दीज आर द टॉसाइलेट्स, मेसाइलेट्स, ट्राइफ्लेट. यह सब एलिमिनेशन और जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हम यूज करते हैं इन सभी न्यूक्लियोफाइल्स को. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रोसाइलेट आयन, टॉसाइलेट आयन एंड नॉसाइलेट आयन. हम रिप्रेजेंट करते हैं OBr, OTS and ONS से. So learners always remember OH, OR, NR2 is a poor living समूह. बहुत poor living groups हैं because ये जो न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर को स्टेबलाइज नहीं करते हैं. So जितनी भी केमिकल SN2 रिएक्शंस होती हैं वहाँ Cl, Br, I, OTS, OMS and OTF or H2O they will act living group over here. So यहाँ सभी एडिशन रिएक्शंस में फॉस्फेट और कार्बोक्सिलेट लिविंग ग्रुप्स एक्ट करते हैं. ईटो रिएक्शंस में सल्फोनियम आयन and ammonium salt we use also. Ester and amide hydrolysis we can see there also. Another very important reactions, Chichi-Bibin reactions. This is the only reactions where we can see hydride ion as a living groups. ये बहुत ही important example है जहाँ amination of pyridine takes place. So this is a pyridine, यहाँ एमिनेशन होता है और हाइड्राइड आयन लीव करते हैं इस रिएक्शन से. सो दिस इज अ चिची-बेबिन रिएक्शंस. दिस इज ओनली एग्जांपल जहां हम देख सकते हैं हाइड्राइड आयन एक्ट एज अ लिविंग ग्रुप. सो लर्नर्स
आज के इस लेक्चर में हमने फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी, वह सभी फैक्टर्स हमने जाने जो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी को अफेक्ट करते हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में किस प्रकार से न्यूक्लियोफिलिसिटी अफेक्ट होती है, अप्रोटिक सॉल्वेंट्स में हमने जाना। इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार के लिविंग ग्रुप्स किस प्रकार से रिएक्शंस को लीव करते हैं, एंड व्हाई लिविंग ग्रुप्स आर इम्पॉर्टेंट टू मेक अ स्टेबल प्रोडक्ट। इन सभी विषयों पर आज हमने इस लेक्चर में चर्चा की। थैंक यू वेरी मच लर्नर्स।